वेक्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले वेक्टर के 2 वीडियोस हम लोग पढ़ रखे जिसमें वेक्टर के बारे में बहुत कुछ जान रखे। अब तीसरा वीडियो में मास्टर काका पढ़ाने जा रहे हो, तो तीसरा वीडियो जो है वेक्टर का, इसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर जिसको कि स्थिति सदिश बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं, और सदिशों का घटक जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं, और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे मेन यही होता है वेक्टर का, ये जो दो है ना, डॉटवा और क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत मेन होता है। इसे बिहार बोर्ड क्लास 12th में जो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होगा वेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से पूछे जाते हैं। तो आप क्लास 11th फिजिक्स से भी इसको क्लियर कर सकते हो। बहुत हद तक हम लोग जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। खैर स्टार्ट करते हैं। मास्टर, ये स्थिति सदिश का होता है जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। स्थिति सदिश का होला, देखो निर्देश तंत्र में इसका अगर डिफिनीशन बोला जाए तो निर्देश तंत्र में, ध्यान से सुनो, ध्यान से निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए स्थिति सदिश का हम यूज करते हैं। मतलब क्या होगा मास्टर, अगर हमको अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया हुआ है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, तो निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए निर्देश तंत्र निर्देशांक ज्यामिति का जो होता है ना, एक्स वाई जेड अक्ष, ठीक है। तो इस तंत्र में किसी भी एक बिंदु को दर्शाने के लिए, किसी भी एक बिंदु को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भैया? पोजीशन वेक्टर। मतलब इस बिंदु को दिखाने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। मान लो कि कोई जगह है, मान लो कि एक्स है, वाई है, जेड, कोई जगह, अरे मान लो ऐसे रहता है ना 1 2 3 ई टाइप का, सेम मान लेते हैं हम ये। इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम यहाँ से क्या खींचेंगे भैया? वेक्टर। वेक्टर बोले तो एक लाइन खींच के तीर मार देंगे, वेक्टर खींचेंगे, इसको आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये आर वेक्टर क्या बताता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये आर वेक्टर क्या बता रहा है? ये आर वेक्टर इस पॉइंट का, ठीक है, इस बिंदु का पोजीशन बता रहा है कि हाँ कि ये जो है कि ओरिजिन से, ये जो बिंदु है वो ओरिजिन से इस दिशा में और इतना दूरी पे है। ये पोजीशन ही तो बता रहा है ना, पोजीशन ही बता रहा है। आपको लग रहा है कि भैया ये 2D में है, एक्स और वाई एक्सिस में, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 3D में बनाया गया हुआ है। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे निकला होगा, सबको पता है ना, ये एक्स होगा, ये वाई होगा और जेड ऐसे निकला होगा। जेड बनाने के लिए ऐसे बनाया गया हुआ, लेकिन जेड ऐसे है, ठीक है, जेड ऐसे है, मतलब वो मार्कर जो है ये बोर्ड से बाहर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई जो बिंदु हो वो यहाँ पे है, ठीक है, जो कि एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में, यहाँ पे है कोई बिंदु जहां पे एक्स है, वाई और जेड तीनों है। तो इस बिंदु को अगर दर्शाना होगा, मतलब इस बिंदु का अगर हमको पोजीशन बताना है, इस बिंदु के पोजीशन बताने के लिए वही पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं जिसको कि स्थिति सदिश बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मास्टर स्थिति सदिश का होला हो, तो स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए स्थिति सदिश का यूज करते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि एक्स डायरेक्शन में जो स्थिति एक्स डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है। मतलब एक्स दिशा का जो, एक्स डायरेक्शन का, एक्स अक्ष का जो दिशा बताना होता है उसको आई कैप से बताते हैं। वाई अक्ष का दिशा हम जे कैप से बताते हैं, और जेड अक्ष का दिशा हम क्या बताते हैं भैया? के कैप से बनाते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, ठीक? ये हो गया इसका पोजीशन, ठीक, ये हो गया इसका पोजीशन। किसी भी पॉइंट का ये पोजीशन बता रहा है कि भैया जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर जो होगा वो एक्स आई कैप में है, वाई जे कैप में है और जेड के कैप में, ठीक। अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछ दे कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होला, ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, तो मैग्नीट्यूड तो सबको पता है मास्टर, मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है डब्बा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या करोगे? बच्चे बोलेंगे मास्टर कुछ नहीं, रूट अंडर सबका स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चे बोलेंगे मास्टर बस यही है? हम बोले हाँ यही है। अगर आपसे आर वेक्टर का आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं करोगे, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक एग्जांपल से समझाओ ना, समझ नहीं आ रहा है। हम बोले कि रुको ध्यान से समझना, आर वेक्टर तुम्हारे पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक। अब तुमसे कोई बोल रहा है कि बताओ कि मास्टर की आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, तो हम बोले कि कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। पहले क्या करना, आई है, आई के गुणा में क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है मास्टर। जे के गुणा में क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। के गुणा में क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो क्या ये 4, ये 9, ये 1 हो गया, तो 9 4 13, 1 14, रूट अंडर 14 इसका मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्थिति सदिश के बारे में हम इतना ही जानना था, क्योंकि निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में है, ठीक, एक्स में, वाई, जेड तीनों में। बोर्ड पर देखने में आपको लग रहा होगा कि एक बोर्डवा पे, लेकिन बोर्ड से बाहर है, ठीक है, तीनों अक्ष पे है, एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे, तीनों पे है। एक्स दिशा में एकांक सदिश, मतलब एक्स अक्ष में एकांक सदिश आई कैप है, वाई अक्ष में एकांक सदिश जे कैप है, और जेड अक्ष में एकांक सदिश क्या है? के कैप। अरे एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा बताता है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पे अगर कोई दिशा बताना है तो उसको आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई में अगर दिशा बताना है तो जे कैप से, और जेड में दिशा बताना है तो के कैप से, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? तो स्थिति सदिश के बारे में इतना क्लियर है क्या? बच्चे बोलेंगे मास्टर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्लियर क्यों नहीं होगा?
हम बोले चलो इससे आगे चलते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है सदिश का घटक। इस सदिश का घटक क्या होता है? हम बोले कि देखो घटक क्या होता है वो बताते हैं तुमको, और ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो इसको हम आगे चल के एक और चैप्टर जो है ना 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि तुम यहाँ से कोई बल्ब नहीं बोलेंगे, बॉल, कुंदरमा यहाँ से एक बॉल फेंक दिया, ठीक है। देखो यहाँ से बॉल फेंका, बॉल ऐसे फेंक दिया, समझाने के लिए बता रहे। देख 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 देख, यहाँ से वो बॉल फेंका तो ये बॉल इधर की ओर जा रहा है ना, इस बॉल का वेलोसिटी या फिर वेग जो बोल रहे हैं वो इधर की ओर है, ठीक। तो क्या ये बॉल आगे भी जा रहा है, एक्स अक्ष पे भी जा रहा है और वाई अक्ष पे जा रहा है? ध्यान से सुनना और समझना। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से सुनो। ये बॉल आगे भी जा रहा है, अरे ऐसे अगर जा रहा है तो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है और वाई एक्सिस पे भी जा रहा है ना रे। देख अगर कोई बॉल ऐसे जा रहा है तो आगे तो जा ही रहा है, तो आगे जब जाएगा तो एक्स अक्ष, आगे एक्स अक्ष है, और धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है तो वाई एक्स पे भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी एक्स अक्ष में भी कुछ ना कुछ होगा और क्या भैया वाई अक्ष में भी कुछ ना कुछ होगा। इसका घटक क्या होना चाहिए कि एक्स अक्ष में भी कुछ ना कुछ होगा, वाई अक्ष में भी कुछ ना कुछ होगा। इसी को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में तोड़ते हैं, ठीक है। सदिश के घटक में इसी को तोड़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो देखो ध्यान से सुनो और समझो, ध्यान से सुनो और समझो। अगर ऐसे कोई से दिया हुआ, ठीक, मान लेते हैं ये एफ दिया हुआ, ठीक, और यहाँ थीटा एंगल पे है, तो क्या ये एक्स अक्ष में इसका कुछ होगा घटक? बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल होगा। एक्स अक्ष में कुछ घटक होगा? बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल होगा। क्या घटक होगा? देखो पहले तो निकाल के देखते, लेकिन इसे निकालेंगे ना फिर भी हो जाएगा। 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे थीटा बन गया, ओ ए बी ऐसे मान लेते हैं, ठीक, ओ ए बी। हमको ई निकालना है, ओ ए निकालना है। क्या निकालना है भैया? ओ ए निकालना है। ओ ए निकालना है तो हम ओ ए अब निकालते हैं। ओ ए के लिए हम क्या करेंगे? बोलेंगे मास्टर ओ ए जो है ना, इस त्रिभुज का, इसका 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 इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का आधार है। हम बोले हाँ आधार है, तो cos थीटा हम लगा दे क्या? हम बोले बिल्कुल लगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमको ओ ए पता है और कर्ण पहले से f दिया हुआ है, तो क्या ओ ए बराबर f cos थीटा आ गया? ओ ए बराबर f cos थीटा आ गया। इसका मतलब हुआ कि x डायरेक्शन में जो फोर्स इसका लग रहा है वो क्या है? f cos थीटा लग रहा है ना, लग रहा है ना। और इसी टाइप से आप निकालिएगा तो एफ वाई जो आएगा वो क्या आएगा? एफ साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बता रहे हो मास्टर? हम बोले कि देखो जब थीटा जिस चीज के ना, जैसे थीटा जिस अक्ष के अक्ष से सटा हुआ रहेगा ना, जिस लाइन से सटा हुआ रहेगा थीटा, थीटा इस लाइन से सटा हुआ है ना, तो इधर cos थीटा और इधर जो सटा नहीं हुआ उधर sin थीटा। ध्यान से सुनो, जिस अक्ष से थीटा, जैसे अच्छा मास्टर इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर यहाँ पे f है और यहाँ पे थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? तो हम बोले कि इस डायरेक्शन में देखो थीटा इस लाइन से सटा हुआ है ना, इस लाइन से सटा हुआ तो f cos थीटा होगा, और इस लाइन से नहीं सटा हुआ इसका मतलब f sin थीटा होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? उन्होंने मास्टर बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है ये नहीं है। हम बोले देखो जब कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो हमको एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। बच्चों ने मास्टर दो तो सही, काहे नहीं बनाएंगे? ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बॉल ऐसे फेंक रहे हैं, कोई चीज ऐसे फेंक रहे हैं तो एक्स अक्ष पे भी जा रहा है और वाई अक्ष पे भी जा रहा है। एक्स अक्ष पे जाने का मतलब आगे भी जा रहा है और वाई अक्ष पे जाने का मतलब ऊपर भी जा रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है ना? उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब एक्स अक्ष में भी कंपोनेंट हम उसका निकालेंगे और वाई अक्ष में भी कंपोनेंट निकालेंगे। एक्स अक्ष में भी तोड़ेंगे उसको, अगर कोई चीज ऐसे है ना तो इसका मतलब वो इधरो है और उधरो है, ठीक है, दोनों अक्ष पे है, तो उसी को बोलते हैं घटक। सदिशों का घटक उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सदिशों का घटक। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से। मान लो कि कोई फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का लग रहा है। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है भैया? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स बताइए और एफ वाई बताइए, ठीक, एफ एक्स बताइए। बच्चे कहेंगे कि मास्टर एफ एक्स मतलब इस अक्ष पे बताना है, इसी अक्ष पे ना बताना है, और इस अक्ष से थीटा तो सटा हुआ है, इसका मतलब इधर क्या होगा? एफ cos थीटा। हम बोले बिल्कुल सही सोचे हो तुम। एफ कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। cos कितना डिग्री रे? बच्चे बोलेंगे मास्टर 30 डिग्री। तो क्या ये 10 गुने cos 30 मतलब √3/2, तो ये 5√3 आ गया। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल। इसका मतलब एक्स अक्ष में इसका कितना फोर्स लग रहा है? 5√3 न्यूटन, ठीक है, 5√3 न्यूटन। अच्छा मास्टर एफ वाई कितना होगा? हम बोले कि देखो इस अक्ष से सटा नहीं हुआ है, इसका मतलब एफ साइन थीटा होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल बिल्कुल, इतना समझ में आ रहा है। तो क्या एफ 10 न्यूटन है, साइन 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे? हम बोले बिल्कुल लिखो तुम, बिल्कुल लिखो। तो 10 गुने साइन 30 का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब 5 न्यूटन। अच्छा मास्टर इसका मतलब इधर की ओर ये लगा रहा है 5 न्यूटन और इधर की ओर लगा रहा है 5√3 न्यूटन। हम बोले बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो क्या ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ में आ गया आपको? सदिशों का घटक। इस घटक का मतलब एक्स अक्ष में भी होगा और वाई अक्ष में भी होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों को? मास्टर बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ये नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। थीटा जो चीज से सटल रहेगा ना, थीटा जिस अक्ष से सटा हुआ रहेगा उसको cos थीटा बना देना, ठीक है, और जिससे हटल रहेगा उसको sin थीटा। इतना समझ में आ रहा है?
जो ना मास्टर बिल्कुल इसका जरूरत आपको कब पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका जरूरत आपको पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन में। कहाँ जरूरत पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। हम 2 टॉपिक पढ़ रखे हैं, अब है डॉट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब होना चाहिए ए वेक्टर और बीच में वो डॉट होना चाहिए और बी वेक्टर। हम बोले हाँ बिल्कुल सही सोचे हो तुम, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। इससे अगर क्लास 11 का ये चीज देखते हो तो क्लास 12 मैथ का बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, हालांकि डॉट प्रोडक्ट से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वेक्टर में आता है। ध्यान से सुनिएगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक चीज उससे पहले हम जानते हैं, ऐसे हमको लगता है बता दिए होंगे, एक चीज बता दिए होंगे पहले, ठीक। ये देखो देखो देखो, एक्स अक्ष में कौन सा एकांक सदिश होता है, आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप, जेड अक्ष में के कैप, इतना सबको पता है। आई जे और के बीच में कितना कोण होता है, सब बोलेगा मास्टर तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम तुमसे पूछे कि आई और जे के बीच में कितना कोण होगा, बच्चे बोलेंगे मास्टर 90 डिग्री होगा। हम तुमसे पूछेंगे कि आई और जे और के बीच में कितना कोण होगा, सब बोलेगा 90 डिग्री होगा। हम पूछेंगे कि आई और के बीच में कितना कोण होगा, तो सब बोलेगा 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो एकांक सदिश के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, हम तुमसे अगर ये पूछे कि बताओ कि आई और आई के बीच का कितना कोण होगा, बच्चे बोलेंगे मास्टर ये पूछने की क्या बात है, 0 होगा। अगर ये कोई आई वेक्टर है और इस पे भी आई वेक्टर है, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। इतना समझ में आ रहा है, बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में। जे और जे के बीच का कितना कोण होगा, 0 होगा। के और के बीच का कितना कोण होगा, 0 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ये डॉट नहीं रखे हुए हैं, डॉट नहीं है रे, ठीक है, डॉट नहीं है, ध्यान से देखना। इसके बीच का कितना होगा, 0। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताना हमको कि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बच्चे बोलेंगे मास्टर आई एक एकांक सदिश है, आई क्या है, एक एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आई जे और के सबका 1 होगा, बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल होगा, और सबका 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। इतना हमको समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा गया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा गया हुआ है, तो ये टूटने के बाद क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। ये cos थीटा क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इतना तो समझ में आ रहा है मास्टर कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण और बी वेक्टर का भी परिमाण, और साथ में क्या आएगा, cos थीटा आएगा। एक चीज आप ये भी इसको बोल सकते हैं सिंपली ए बी cos थीटा, मतलब किसी भी वेक्टर का मॉड लगा दो या फिर उसके ऊपर का तीर हटा दो, वो मैग्नीट्यूड ही बताता है। इतना समझ में आ रहा है। ये cos थीटा क्या होता है, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा होता है कोण। क्या होता है, कोण। किसके किसके बीच का कोण होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट में लिखा गया हुआ है दो सदिश, उस दोनों सदिश के बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। ध्यान से सुनना, दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो मास्टर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम ए बी cos थीटा बोलेंगे, हम बोले बिल्कुल ए बी cos थीटा ही बोलेंगे, ए बी cos थीटा ही बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना और हमको बताना कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर कितना होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर अगर ये डॉट प्रोडक्ट में जा रहा है तो हम आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में cos थीटा लिखेंगे। और हमको इतना पता है कि आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका परिमाण हमको पता है 1 होगा, इसका परिमाण 1 होगा, और cos 90 डिग्री का हमको वैल्यू पता है कि 0 होगा। तो हम 1 गुने 0 लिख देंगे। हम बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल सही लिखे हो, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलो, आई और आई के बीच का कितना होगा, बच्चे बोलेंगे आई का मैग्नीट्यूड पहले लिखो, फिर से आई का मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में लिखो cos थीटा। हम बोले बिल्कुल लिखो। आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, cos 0 डिग्री होगा यहाँ पे। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही मास्टर। 1 गुने cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आई डॉट आई रहे, ठीक है, आई डॉट आई रहे वो भी 1 होगा, जे डॉट जे रहे वो भी 1 होगा, के डॉट के रहे वो भी 1 होगा। इतना समझ में आ रहा है। अगर आई डॉट जे रहे तो 0 होगा, आई डॉट के रहे तो 0 होगा, जे डॉट के रहे तो 0 होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कहां से आया वो चीज समझ में आ गया। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज और बताइएगा, क्या ये पहले से सदिश है। बच्चों बोलेंगे हाँ मास्टर पहले से सदिश है। ए वेक्टर एक सदिश राशि है, बी वेक्टर भी एक सदिश राशि है। किसी भी दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसी भी दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बाद में अदिश बन जाता है, ठीक है। कैसे बन गया देखो, ये पहले से क्या था, सदिश था, टूटने के बाद इसका मैग्नीट्यूड आया। मैग्नीट्यूड क्या है, एक अदिश राशि है। ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का ये भी अदिश राशि है। cos थीटा कुछ ना कुछ मान होगा, ये भी एक अदिश राशि। इसका मतलब क्या हुआ,
किसी भी दो सदिश का अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो बाद में क्या आता है, अदिश आता है, सदैव अदिश आएगा। इतना समझ में आ रहा है? बच्चे बोलेंगे मास्टर इसमें कुछ है ये नहीं है तो समझ में कहला नहीं आएगा हो, हम बोलेंगे बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ गया ना कि कहाँ से आया? अरे जब देखो समान वाला कोई रहेगा ना, आई डॉट आई है ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इसका एक होगा। और कैसे होगा ये चीज आपको यहाँ पे बता दिया गया हुआ है, ठीक है, कैसे होगा ये चीज आपको बता दिया गया हुआ है। ये चीज समझ में आना चाहिए, जब तक कोनमा क्लियर ना होगा ना तब तक ये नहीं क्लियर होगा। एक चीज और समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या समझना है मास्टर? देखो क्या करना है आपको, देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। आपको दे दिया कि ए वेक्टर बराबर 2i, क्या दिया हुआ है, 2i प्लस जे प्लस 2k, इस टाइप का दिया हुआ है। और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ई टाइप का दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। अब बोलो अब क्या करोगे? बच्चे बोलेंगे मास्टर अब हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमको दे दिया हुआ है 2i j प्लस 2k, ई टाइप का हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करें, अब क्या करें? हम बोले कि देखो कुछ नहीं करो, कि आई वाला को आई से गुना कर दो, जे वाला को जे से गुना कर दो, और के वाला को के से गुना कर दो। मास्टर मतलब दो को हम कितना से गुना करें? हम बोले दो को तुम 3 से गुना कर दो। अच्छा मास्टर, प्लस 1 को किससे गुना करोगे? 2 से गुना करोगे। अच्छा, प्लस फिर यहाँ पे 2 को किससे गुना करोगे? 2 से गुना करोगे। यहाँ 6 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 4 आ गया, ये 12 आ गया। हम बच्चे बोल रहे हैं कि मास्टर ये सही है। हम बोले हाँ यही होगा, यही होगा, ठीक। बच्चे बोलेंगे मास्टर क्या इतना ही है? हम बोलेंगे हाँ इतना ही है, कि ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है, बी वेक्टर भी कुछ दिया हुआ है, तुमको कुछ नहीं करना है। आई वाला का जो मैग्नीट्यूड है, आई वाला का जो मान है, उसको दूसरे वाला का आई से मान के गुना करो, और इसके जे को इसके जे से, इसके के को इसके के से गुना करेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ध्यान से देखना। पहला होता है कम्यूटेटिव, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इतना इंपोर्टेंट था, इसके आगे इंपोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देखते हैं ये क्या होता है। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ध्यान से सुनना। इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला होता है कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, इसका हिंदी क्या होता है? क्रम विनिमय, आई थिंक क्रम विनिमय, हाँ क्रम विनिमय। ये क्रम विनिमय नियम क्या बताता है? ध्यान से सुनना। क्रम विनिमय नियम बताता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हो, वो अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ रहा है तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी डॉट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये बताता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये क्या बताता है? क्रम विनिमय नियम। ये क्या बताता है? क्रम विनिमय नियम, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो क्या बताता है? क्रम विनिमय नियम। बच्चे बोलेंगे मास्टर कैसे? हम बोलेंगे देखो तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल था कि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस k, ई टाइप का है। बी वेक्टर बराबर तुम्हारे सामने आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। अच्छा तुम ये बताओ कि a डॉट b करोगे तो तुम क्या करोगे? बच्चे बोलेंगे मास्टर a डॉट b करेंगे तो इस दो को इस दो से गुना करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ देख, इस दो को इस दो से गुना करेंगे, और इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे, और इस 1 को इस 2 से गुना करेंगे, ठीक। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 आ गया आंसर। हम बोले चलो b डॉट a करो। बच्चे बोलेंगे मास्टर क्या फर्क पड़ता है? बी डॉट ए करेंगे तो हम इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे। अच्छा, इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे। हम बोले अच्छा, फिर e2 को इस 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 आया, क्या दोनों बराबर आ गया? तो हम लिख सकते हैं कि a डॉट बी बराबर बी डॉट ए, हम यहाँ पे लिख देंगे ना, a डॉट बी बराबर बी डॉट ए। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, एक और नियम होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको क्या बोलते हैं? वितरित नियम। ये क्या बताता है कि ए वेक्टर है डॉट वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस टाइप का अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए 3 वेक्टर मिला के, तो आपको क्या करना है? ए वेक्टर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? बी प्लस सी है, उससे बाहर क्या है? डॉट है। एक बार इसको इससे डॉट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इसको इससे डॉट कर दो, फिर प्लस, अरे इसको पहले इससे डॉट करोगे ना बच्चों, मास्टर बिल्कुल करेंगे, प्लस फिर इसको इससे डॉट करोगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इतना समझ में आ रहा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर समझ में आ रहा है बच्चों? मास्टर इसमें कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल वाला मैथ है, ठीक है, 8वां वाला मैथ है कि कोई चीज बाहर है तो उसको एक बार इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ डॉट है तो डॉट के साथ गुना करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर वितरित नियम। इसको क्या बोलते हैं? वितरित नियम। क्या बोलते हैं? वितरित नियम, वितरित नियम, ठीक है, वितरित नियम इसको बोलते हैं, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और हमको बताना,
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा, बताओ कोई भी बताना। बच्चों बोलेंगे मास्टर डॉट प्रोडक्ट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर से ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। इस ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली ए लिख देंगे, हम बोले बिल्कुल लिख दो, इसको ए लिख देंगे और कॉस थीटा बोले तो कॉस 0 डिग्री, और ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का मान कितना होगा, थीटा 0 ही होना, तो इसको ए स्क्वायर लिख देंगे और cos 0 डिग्री 1 होता है तो सिंपली ए स्क्वायर आ गया। मतलब क्या हुआ कि दो किसी भी सदिश जो कि समान है उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है, मतलब ए स्क्वायर आप लिख सकते हो, बी स्क्वायर जो रहे उसके स्क्वायर को हम लिख देंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में इतना काफी है, बच्चों बोलेंगे मास्टर इतना ही है, हम बोले हाँ बिल्कुल इतना ही है। तो डॉट प्रोडक्ट हुआ खत्म। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में उतना गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, उतना गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बातें हैं जिसको जानने की कोशिश करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट अपन का क्लियर हो गए, ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है, हो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, नाम से पता चला कि क्रॉस मतलब गुना होना चाहिए, क्रॉस मतलब गुना होना चाहिए। अच्छा मास्टर हमको तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, हम बोले कि हाँ यही है, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना और समझना। उसमें क्या था भैया, उसमें था कॉस थीटा का गेम, इसमें था साइन थीटा का। इसमें क्या है, साइन थीटा का गेम। उसमें किसका गेम था, कॉस थीटा का, इसमें साइन थीटा का गेम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, इसको लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा, साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब दिशा बताने के लिए हम एन कैप या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कैप लगा देंगे तो दिशा बताएगा। मेन हमको इतना से मतलब है, मेन इतना से मतलब है। क्या इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, क्या इसको सिर्फ बी लिख सकते हैं और इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, हम बोले बिल्कुल इतना आप लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें एक गेम टाइप का देखो, आई जे के, ठीक है, इस टाइप का है। देखो ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इसमें ज्यादा गहराई इस टाइप का है। अगर आपसे इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, ठीक। अच्छा, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के कितना होगा, ये दोनों हो गया तो बचा आई होगा। चलो, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई जे होगा। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर उल्टा पूछ दिया जाए तब, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई, उल्टा हो रहा है ना, तीर इधर घुमा हुआ लेकिन हम उधर जा रहे हैं, अब इधर की ओर जा रहे हैं, तो जब उल्टा जाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब के का माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस ऑफ के आएगा। अच्छा, अगर कोई पूछ दे कि आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस ऑफ जे होगा। तुमसे कोई पूछ दे कि के क्रॉस जे क्या होगा, रे के क्रॉस जे, तो तुम बोलोगे कि मास्टर के क्रॉस जे होगा वो जो होगा माइनस आई होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बच्चे बोलेंगे मास्टर इतना समझ में आ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, अब से अगर कोई पूछ दे कि आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर, आई क्रॉस आई, ठीक है, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई। अच्छा, हमको ये चीज आप बताना, ध्यान से बताना कि आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। सब बोलेगा मास्टर 0 डिग्री, हम बोले बिल्कुल इतना ही होगा ही। ध्यान से सुनो, आई क्रॉस आई, यहाँ पे किसका गेम आता है, साइन थीटा का, किसका गेम आता है, साइन थीटा का। साइन कितना डिग्री, बच्चे बोलेंगे मास्टर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो क्या ये आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0 होगा, बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल 0 ही होगा। अच्छा, तो जे क्रॉस जे भी 0 होगा, हम बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, के क्रॉस के भी 0 होगा, तो हम बोले बिल्कुल होगा। मतलब क्या होगा कि किसी भी दो अगर सदिश है, ठीक है, जो कि समान है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। किसी भी दो समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। लेकिन हाँ, आई क्रॉस जे क्रॉस आई, इसको आपको इसके थ्रू निकालना है। बाकी जो सेम अगर आ जाएगा किसी भी एकांक सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो 0 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ गेम होगा। अब क्या गेम होगा, इसको मिटाए, क्या मिटाते नहीं, इधर बनाते। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप का देखो, अगर आपके सामने ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चे बोलेंगे मास्टर आप डॉट प्रोडक्ट में ऐसा क्वेश्चन दिए थे, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं दोगे, हम बोले बिल्कुल देंगे। देखो तो सही, देखो 3i प्लस जे प्लस 3k, इस टाइप का। अब आपसे कोई बोल दिया कि a क्रॉस b निकाल के हमका बतावा कि कितना आएगा, हम बोले कि देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डॉट प्रोडक्ट में तो हम इसको इससे गुना कर देते थे, इसको इससे गुना कर देते थे, i को i से, j को j से, k से। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, हम बोले बना लो।
डिटर्मिनेंट में पहले ऊपर वाला लाइन में लिखेंगे आई जे के, हम बोले हाँ लिख लो। पहले क्या लिखेंगे आई जे के, हम बोले लिख लो। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका जो मान है 2 3 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3 1। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 1 1 3 सॉरी 3 1 3 इतना लिखेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। क्या डिटर्मिनेंट को तोड़ने आता है? बच्चे बोलेंगे मास्टर हमको तोड़ने नहीं आता है। अब आपको देखो बताते हैं कि टूटेगा कैसे, इसको मिटाते हैं। ध्यान से देखो टूटेगा कैसे, देखो टूटेगा कैसे। ऐसे क्लास 12 में हमको डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं। आई ले लिए बाहर, ठीक है, आई क्या ले लिए बाहर, आई ले लिए तो इसको झाँप दो, इसको झाँप दो। झाँप दिए तो क्या क्या दिख रहा है, अब इसका तिरछा गुना करो, इसको इससे गुना करो तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 में से घटाना क्या है, 3 तिहाई 9 1 घटा दो, ठीक है। 3 तिहाई 9 में से कितना घटा दो, 1 घटा दो। उसके बाद दूसरा के साथ क्या लिखना है, माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ऐसे लिखना है, ठीक है। प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब इसके सामने लिख लो माइनस जे, ये आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ना है, ठीक। अब इसको छुपा दोगे, इसको और इसको छिपा दोगे तो 2 तिहाई 6 आएगा। इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करेंगे, ये आएगा 3 प्लस। अब इसको छुपा दो, के साथ प्लस लिखना है, हम बोले ठीक है लिखो। अब के को छुपा दो, इसको छुपा दोगे तो इतना इतना तो 2 माइनस इतना इतना तो 9, ठीक। तो ये आ गया 8i माइनस ऑफ 3j माइनस ऑफ 7k, ठीक है। ये ए क्रॉस बी यही हो गया इसका आंसर, ठीक। आपको हो सकता है ये चीज डिटर्मिनेंट वाला समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये हमें आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमको पढ़ना है। उस चैप्टर में हमको क्या करना है मास्टर, पढ़ना है। उस चैप्टर में क्या करना है, हमको पढ़ना है। इसके भी कुछ गुण होते हैं जिसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। मैथ में उतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 क्या होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ को अगर फॉलो करता है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होना चाहिए वो बी क्रॉस ए होना चाहिए, बी क्रॉस ए होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डजंट इक्वल टू होता है। क्यों नहीं होता है, मान लो कि डब्बा वाला बनाओगे तो एक को ऊपर नीचा चल जाएगा ना, नीचे का डब्बा ऊपर चल जाएगा, ऊपर का डब्बा नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये एक चीज और जो होता है उसको फॉलो नहीं करता है, बी क्रॉस सी। आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ये सब नियम होता है, लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे होगा, ठीक, ऐसे होगा। ए क्रॉस बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये संभव है, लेकिन ये दोनों संभव नहीं है, ये दोनों संभव नहीं है। इतना आपको समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है तो एक चीज और हमको बताना कि ए क्रॉस ए कितना होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर इसमें पूछने की क्या बात है कि यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा। देखो कि ए और ए के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसका मतलब ए क्रॉस ए क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ए डॉट ए कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बस इतना ही है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा गहराई में नहीं जानेंगे, इतना जान लिए इनफ है। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट देखे हैं, उसके कुछ नियम्स देखे हैं, उसके क्या क्या लॉ होते हैं, कैसे निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट वो भी देख लिए हैं, और डॉट प्रोडक्ट भी देख लिए हैं। स्थिति सदिश कैसा होता है वो भी हम देख लिए हैं। सदिश का घटक कैसे कैसे निकलता है ये भी हम देख लिए। एक चीज और छूट रहा है, एक चीज और बता देते हैं, ठीक। ऐसे छूट तो नहीं रहा है, फिर भी बता देते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सामने ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ए कैप बताओ लिख के क्या होगा, ए कैप क्या होगा। तो सब बोलेगा मास्टर अगर कोई भी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसका क्या होगा, साथ में उसका दिशा होगा। अगर आपसे ए कैप पूछ रहा है तो इसको नीचा लाइएगा ना, तो बच्चे बोलेंगे मास्टर ए कैप निकालने के लिए हम ए वेक्टर के डिवाइड में क्या कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एकांक सदिश में क्या होता है कि उस वेक्टर के डिवाइड में उसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। चलो तो ए कैप अगर यहाँ पे लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इतना लिख लिए। ए वेक्टर हो गया, ये हो गया ना ए वेक्टर। अब इसके डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो क्या करते हैं, रूट अंडर, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करता है, रूट अंडर फलना का स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर।
तो ये हो गया जो बना वो एकांक सदिश हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अरे कोई भी एकांक सदिश है तो कुछ नहीं करेंगे, देखो ई टाइप का होता है ना, तो इसको अगर लिखना है तो ए कैप को लिखने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर और साथ में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, नॉर्मल मैथ, इसमें कुछ है क्या, नहीं है। तो ये आपका आई थिंक लगभग वेक्टर खत्म हो गेल होगा। ठीक है, वेक्टर लगभग खत्म हो गेल होगा। ठीक है, वेक्टर लगभग एक चीज और शायद देखना है वेक्टर में, देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। ई टाइप का क्वेश्चन शायद नहीं देखे हैं लेकिन देख लेते हैं, आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं ये चीज। ठीक है, ऐसे ये आगे चल के हमको पढ़ना है 1D मोशन में, लेकिन फिर भी एक चीज हम देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ अंतर समझते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक दे देते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन, क्या विस्थापन, ये दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, दूरी तथा विस्थापन ध्यान से सुनना। अगर आप ए पॉइंट से जा रहे हो बी पॉइंट पे, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, ये वही रास्ता है, ठीक, ये वही रास्ता है, ये वो शॉर्टकट रास्ता है डायरेक्ट ए से बी तक। ठीक, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया इसका दूरी, ये क्या हो गया इसका दूरी, ये क्या हो गया इसका दूरी, और जो शॉर्टकट रास्ता है वो हो गया इसका विस्थापन, क्या हो गया विस्थापन, ये इसका विस्थापन हो गया। ये क्या हुआ प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और जितना हम चलेंगे, ठीक है, जितना हम चलेंगे, जितना हम दूरी तय करेंगे, जितना हम चलेंगे उसको बोलेंगे दूरी। ठीक है, जैसे अगर ये चल रहे हैं, ठीक, तो पूरा चले तो इसको बोलेंगे दूरी, और जो शॉर्टकट पढ़े, शॉर्टकट चले, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में हम चले कितना है, डिस्टेंस का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब एक्चुअल में हम चले कितना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इतना हमको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपसे कुछ पूछा जा सकता है, ये सबको पता है कि नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है। एक एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको पहले 10 मीटर किधर जाना है, नॉर्थ की ओर जाना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, बीच में होगा। यहाँ से 10 मीटर आपको कहाँ जाना है, नॉर्थ जाना है। तो आप कहोगे मास्टर 10 मिनट मान लो कि हम यहाँ चल के आगे 10 मीटर नॉर्थ, फिर आपको बोला कि 10 मीटर आप जाइए किधर की ओर, ईस्ट की ओर। तो आप फिर यहाँ गए, यहाँ से ईस्ट किधर है, इधर की ओर है, तो इधर से 10 मीटर इधर जाइएगा। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल आएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, शुरू कहाँ से किए थे, बच्चे बोलेंगे मास्टर यहाँ से, और पहुंचे कहाँ पे, यहाँ पे। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होता है विस्थापन। हम बोले हाँ बिल्कुल होता है। तो इस दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे तो क्या यही विस्थापन होगा, हम बोले बिल्कुल होगा। ए और बी यही विस्थापन होगा, हाँ यही विस्थापन। अब इस दूरी को निकालना है, क्या ये नहीं निकलेगा, क्या ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्म, तो इसका सॉरी ये आधार ये लंब, तो इसका कर्म निकल जाएगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल निकल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं और ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, इतना से समझ में आ रहा होगा आपको विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा समझ में आ रहा है ना, विस्थापन क्या होगा समझ में आ रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे आगे चल के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको बोला जा रहा है कि 10 मीटर चाहिए नॉर्थ की ओर, छोड़ो नॉर्थ तो नहीं साउथ, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 10 मीटर आ गई साउथ की ओर, चलो ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि 20 मीटर आप जाइए ईस्ट की ओर, हम बोले कि चलो कोई बात नहीं है, 20 मीटर आ गए हम ईस्ट की ओर, 20 मीटर ईस्ट की ओर। फिर आपको बोला कि फिर से आप जाइए 10 मीटर साउथ की ओर, आप बोले कोई बात नहीं हम फिर से आ गए। आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से पहुंचे कहाँ, यहाँ पे, ध्यान से सुनना, स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से पहुंचे यहाँ पे। इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, कुछ नहीं करना, मिला दिए, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब हमको बोला है कि दूरी बताओ कितना होगा। तो देखो जब भी ना नॉर्मली जहां पे भी इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, ठीक, तो दो बिंदु है, एक और बिंदु से तुम्हें एक त्रिभुज बनाना है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ तुमको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे देखो यार, देखो यार, ऐसे ऐसे कर देंगे तो इधरों से बढ़ा सकते हो, ऐसे ऐसे कर दिया तो एक त्रिभुज बन गया। ऐसे ये देखो ये बन गया ना। क्या इसका दूरी आपको पता है, बच्चे बोलेंगे ई मास्टर इतना 10 है और इतना 10 है, तो ये भी पूरा हो जाएगा। एगो इसका साइड हो गया 20 मीटर, और ये कितना होगा, ये 20 मीटर चला था तो ये भी 20 मीटर हो गया। एक त्रिभुज बन रहा है जिसका दोनों साइड 20-20 मीटर है, तो एक साइड निकल जाएगा का। अरे आधार और लंब 20-20 है तो एक साइड निकल जाएगा। रूट अंडर, समझ नहीं आ रहा है, रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा ना, 400 प्लस 400 800। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, मास्टर बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। बच्चे बोलेंगे मास्टर एक क्वेश्चन और इस पे करके बताओ ना, हम बोले देखो रहने दो, ठीक है रहने दो। ठीक है, एक चीज और बताते हैं, एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए हो, चलना यहाँ से स्टार्ट किए हो,
बताना क्या तुम्हारा दूरी बढ़ रहा है, बच्चे बोलेंगे मास्टर हाँ दूरी बढ़ रहा है। विस्थापन बढ़ रहा है, बच्चे बोलेंगे मास्टर हाँ विस्थापन बढ़ रहा है। दूरी विस्थापन दोनों बढ़ रहा है, 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 यहाँ तक बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ दूरी बढ़ा कि घटा, बोल दूरी बढ़ा कि घटा, बच्चे बोलेंगे मास्टर घटा। अरे दूरी बढ़ा, दूरी क्या होता है कि चल कितना रहे हम, चल कितना रहे, अगर हम घूम के आ गए फिर भी तो चलिए रहे हैं ना, तो मेरा दूरी क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, दूरी क्या हो रहा है हमेशा दूरी बढ़ रहा है, जब भी चलेंगे तो दूरी हमेशा बढ़ेगा। क्या इसका विस्थापन बढ़ रहा है, तो नहीं विस्थापन घटेगा। ये शुरू का पॉइंट है, ये अंतिम का पॉइंट है। अब देखो दूरी घटते आ रहा है, जैसे जैसे इधर आएगा इसके बीच का दूरी क्या होता है घटते जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे घटते जा रहा है, ठीक। दूरी यहाँ पे बढ़ते आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे घटते जा रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, ए और बी है पॉइंट, ठीक। क्या यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, बच्चों बोलेंगे मास्टर बिल्कुल बराबर है, दूरी और विस्थापन यहाँ पे दोनों बराबर, जितना दूरी है उतना विस्थापन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम चले हैं, किसी बिंदु पे जाकर रुके हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। आगे हम अगर चलेंगे तो दूरी भी बढ़ेगा और विस्थापन भी बढ़ेगा, आगे अगर चलेंगे तो दूरी भी बढ़ेगा और विस्थापन भी बढ़ेगा। और बैक में आते हैं तो दूरी क्या होगा बढ़ेगा लेकिन विस्थापन घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी जो होगा, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है, या फिर विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। इस पॉइंट पे बराबर हो गया लेकिन उससे ज्यादा हुआ है क्या, नहीं। विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। विस्थापन कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। विस्थापन जो होगा, विस्थापन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, हमेशा नहीं बोलेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा किससे, डिस्टेंस से। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा गलत है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस, लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, बराबर हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन इक्वल टू है डिस्टेंस के। हम बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम बैक में आ रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, भले ही डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। आगे की ओर चलेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ेगा, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, दोनों साथ साथ बढ़ सकता है, लेकिन घटने की अगर बात होगा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट घटेगा, डिस्टेंस नहीं घटेगा। तो ये हमारा जो वेक्टर है, ठीक है, उसका हम लोग पूरा पढ़ रखे हैं, ठीक है। वेक्टर जिसको सदिश बोलते हैं, वेक्टर के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। इस पे 3 वीडियो आ चुके हैं वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर का 3 वीडियो आ रखा है, ठीक है। वेक्टर इसको रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हैं। वेक्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 3 था, ठीक है। तो इससे पहले भी 2 वीडियो है, तो इसको हम रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका सब कुछ रिवीजन कर लिए, इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पढ़ लिए इतना ही में, ठीक है। लगभग बोला जाए तो 1.5 घंटा में इसको वन शॉट भी हम बोल सकते हैं। अगर एक साथ ही वीडियो को डाल दिया जाए, तीनों को अगर मिला के एक साथ डाल दिया जाए तो 1.5 घंटा में पूरा वेक्टर खत्म है, तो इसको वन शॉट सीरीज भी बोल सकते हैं। एकदम पार्ट वाइज पार्ट इसको पढ़ें, ये रिवीजन वीडियो हो सकता है या फिर समरी वीडियो हो सकता है। तो वेक्टर आपका हुआ खत्म, वेक्टर खत्म। इसके आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो नोट्स मिलेंगे उस नोट्स का क्या करना है भैया, रिवीजन करना है। नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है। नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नोट्स का रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। जहां पे कुछ समझ नहीं आया उस वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखो, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आ रहा उस वीडियो को क्या करना है, बैक करके फिर से देखना है। ऐसा नहीं कि ना समझ में आ रहा है छोड़ो ना, क्या होगा एक क्वेश्चन से, क्या होगा इस टॉपिक से, अरे इस सब टॉपिक आगे चल के जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर का काम ही होता है कि ये फिजिक्स का बेस इसको बोल सकते हैं, बेस। आगे चल के जो चीज पढ़ेंगे उसका ये बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो चीज टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक को क्या करना है मास्टर, फिर से देखना और फिर से समझना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं हमको समझ में आ रहा है। उससे ज्यादा ना समझ में आए तो बुक खोलेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ के देखेंगे कि क्या इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर आपका खत्म हुआ, तो आपको नोट्स इसके बना लेने हैं। नोट्स आपको जो मिलेंगे उस नोट्स को आपको बना लेना है। नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है। तो वेक्टर आपका खत्म हुआ। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर अब क्या पढ़ाओगे, तो अब जो आने वाला होगा वीडियो आ जाएगा, ये रिवीजन वीडियो हो सकता है, ठीक है। आपको अगर वेक्टर का रिवीजन करना है तो 1.5 घंटा के अंदर में वेक्टर पूरा रिवाइज्ड, 1.5 घंटा के अंदर में वेक्टर पूरा वेक्टर का रिवीजन कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो। इसके 3 पार्ट है, ये पार्ट 3 था, इसके पहले पार्ट 2 आ रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आ रखे हैं, ठीक। तो वेक्टर आपका हुआ खत्म, खलास। और आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे होंगे। तो प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।